ये बात सही लग सकती है कि बजट बनाने वालों की जाति को बता देने भर से बजट की बारीकियां समझ में नहीं आ सकती। इस अर्थ में इसे एक घटिया चाल कहा जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए बजट बनाने वालों की जातीय या लैंगिक या धार्मिक पृष्ठभूमि का पता लग जाने से हमें लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व वाले पहलू के बारे में जरूरी जानकारी मिलती है। और इस अर्थ में राहुल गांधी द्वारा बजट बनाने वालों की जाति का जिक्र करना कोई घटिया चाल भर नहीं है। ऐसा करना बजट तैयार करने वाली टीम के समावेशी होने या समावेशी न होने की जानकारी रखने के लिए जरूरी है। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज एक और सवाल के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज का सवाल यह है कि सार्वजनिक जीवन के समावेशी न होने के मुद्दे को उठाने का तरीका क्या हो। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इस साल के बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट को हलवे की उपमा देते हुए बताया कि बजट का हलवा पकाने वाले और खाने वाले लोगों में अधिकांश सवर्ण हैं। वे खुद ही हलवा पका रहे हैं और खुद ही खा भी रहे हैं। राहुल गांधी ने बजट पेश करने से पहले हलवा खाने की रस्म के दौरान की एक तस्वीर को संसद में दिखाया। उस तस्वीर में हलवा खाने वाले लोगों में अधिकांश सवर्ण थे। संसद में राहुल गांधी द्वारा बजट बनाने में शामिल लोगों की तस्वीर को दिखाने को कपटपूर्ण कृत्य बताते हुए 14 अगस्त 2024 को प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा। उस लेख का शीर्षक है कास्ट क्वेश्चंस फॉर राहुल गांधी। हम जानते हैं कि डॉक्टर मेहता एक राजनीति विज्ञानी है। अपने उस लेख में डॉक्टर मेहता ने राहुल गांधी द्वारा तस्वीर को दिखाए जाने के खिलाफ 5 तर्क पेश किए हैं। हम पहले उन तर्कों को सुनते हैं और उसके बाद उन तर्कों को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मेहता ने जो तर्क दिए हैं, जो आपत्तियां पेश की हैं, उनमें से पहली आपत्ति क्या है? डॉक्टर मेहता की पहली आपत्ति यह है कि बजट तैयार करने वाले मंत्रियों और अधिकारियों की तस्वीरें लहराना चिंताजनक है। उनका कहना है कि बजट तैयार करने वाले मंत्रियों और अधिकारियों की तस्वीरें लहराते हुए पूछना कि तस्वीर में कितने दलित और ओबीसी हैं, कोई अच्छी बात नहीं है। उनका तर्क है कि राहुल के ऐसा करने का मतलब यह है कि बजट बनाने वालों की जाति की पहचान ही बजट की वैधता निर्धारित करती है। ये उनकी पहली आपत्ति है। दूसरी आपत्ति क्या है? डॉक्टर मेहता की दूसरी आपत्ति है कि जाति का इस तरह से आह्वान करना एक घटिया चाल है। ये चाल सामाजिक न्याय के मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने की आड़ में सामाजिक न्याय से ध्यान भटकाने का काम करती है। डॉक्टर मेहता की तीसरी आपत्ति यह है कि बौद्धिक लोगों को जाति के आधार पर नहीं पहचाना जाना चाहिए। उनका कहना है कि इस देश में हमने जो बौद्धिक जीवन का सबसे बड़ा क्षरण देखा है वह भारतीय विश्वविद्यालयों में बढ़ती ऐसी संस्कृति है जहां किसी प्रोफेसर या पुस्तक के पहले सवर्ण लग जाने का अर्थ ये हो गया है कि उस पुस्तक में जो लिखा गया है उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर मेहता के अनुसार शायद राहुल गांधी ये संकेत देना चाहते हैं कि बजट बनाना जाति के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का काम है और उन्हीं के लिए काम करता है। वे सवाल उठाते हैं कि अगर पिछड़ी जाति के लोग खराब बजट बनाते तो क्या उसे सही मान लिया जाता? अगर नहीं तो फिर बजट बनाने वालों की जाति दिखाकर वर्तमान बजट की वैधता पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है? डॉक्टर मेहता के द्वारा उठाई गई चौथी आपत्ति यह है कि यदि ईमानदार सिविल सेवकों की जाति का उपयोग बजट को चुनौती देने के लिए किया जाता है तो स्वयं विपक्ष के नेता की जाति का क्या होगा? उनका कहना है कि एक सवर्ण द्वारा सिविल सेवकों या मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से जाति के नाम से बुलाना एक बहुत ही कपटपूर्ण बात है। डॉक्टर मेहता की पांचवी आपत्ति यह है कि जाति को इस तरह से चिन्हित करने से एक ऐसी सार्वजनिक संस्कृति का निर्माण होता है जहां जाति का आह्वान गंभीर सोच का विकल्प बन जाता है। एक ऐसी संस्कृति में जातीय पहचान के आधार पर व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को लगातार आड़े हाथों लेना सामाजिक न्याय
या स्वस्थ संस्थाओं के हित में काम नहीं आएगा। तो इस तरह हमने देखा कि डॉक्टर मेहता ने 5 आपत्तियां दर्ज की हैं उस बात पर जो राहुल गांधी ने तस्वीर लहरा करके की। आइए डॉक्टर मेहता द्वारा उठाई गई इन आपत्तियों को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मेहता की पहली आपत्ति क्या थी? उन्होंने कहा है कि इस तरह से अधिकारियों की तस्वीरों को लहराना चिंताजनक है। उनका तर्क यह है कि राहुल के ऐसा करने का मतलब यह है कि बजट बनाने वालों की जाति की पहचान ही बजट की वैधता निर्धारित करती है। अब इस पर थोड़ा विचार करते हैं। पहली नज़र में यह बात सही लगती है कि सार्वजनिक महत्व का काम करने वाले व्यक्तियों की जाति को उजागर करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर बजट बनाने जैसे सार्वजनिक महत्व का काम करने वालों में जातिगत पैटर्न दिखाई देता है तो समाज विज्ञान और राजनीति विज्ञान में उस जातिगत पैटर्न को सार्वजनिक न करने से किसका लाभ है और किसका नुकसान है। दूसरा विचार यह हो सकता है कि यदि बजट के जनपक्षीय होने या न होने का बजट को तैयार करने वालों की जाति के साथ तार्किक संबंध नहीं है तो फिर किन्हीं खास जाति के व्यक्तियों को बजट तैयार करने के काम से दूर क्यों रखा गया है। डॉक्टर मेहता की दूसरी आपत्ति है कि जाति का इस तरह से आह्वान करना एक घटिया चाल है और इससे जो है सामाजिक न्याय से ध्यान भटकता है। ये बात सही लग सकती है कि बजट बनाने वालों की जाति को बता देने भर से बजट की बारीकियां समझ में नहीं आ सकती। इस अर्थ में इसे घटिया चाल कहा जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए बजट बनाने वालों की जातीय या लैंगिक या धार्मिक पृष्ठभूमि का पता लग जाने से हमें लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व वाले पहलू के बारे में जरूरी जानकारी मिलती है। और इस अर्थ में राहुल गांधी द्वारा बजट बनाने वालों की जाति का जिक्र करना कोई घटिया चाल भर नहीं है। ऐसा करना बजट तैयार करने वाली टीम के समावेशी होने या समावेशी न होने की जानकारी रखने के लिए जरूरी है। डॉक्टर मेहता की तीसरी आपत्ति यह है कि बौद्धिक लोगों को जाति के आधार पर नहीं पहचाना जाना चाहिए। उनका मानना यह है कि विश्वविद्यालयों में ऐसी संस्कृति बढ़ रही है जहां पर कि किसी किताब या किसी व्यक्ति के आगे सवर्ण लग जाने से हम उसको सुनना या पढ़ना बंद कर देते हैं। डॉक्टर मेहता ये तर्क उस देश में दे रहे हैं जहां जाति के हर क्षेत्र में जाति को सार्वजनिक करवाया जाता है। डॉक्टर मेहता को बौद्धिक जीवन में गिरावट दिख रही है क्योंकि उनके अनुसार अब सवर्ण बौद्धिकों की किताबों को जाति के आधार पर पढ़ने लायक नहीं समझा जाता। ये बात सही है कि सामाजिक पहचान की बजाय विचार पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन भारत की सामाजिक सच्चाई ऐसी नहीं है। आज भी डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फूले के बौद्धिक काम स्कूली और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में न के बराबर शामिल किए गए हैं। डॉक्टर मेहता का कहना है कि विश्वविद्यालयों में अब लोग सवर्ण नाम देखकर किसी किताब को पढ़ने से बचते हैं, लेकिन डॉक्टर मेहता को जरूर पता होगा कि विश्वविद्यालयों में गिरावट की ये संस्कृति बहुत पुरानी है, शायद उतनी ही पुरानी जितनी पुरानी जाति व्यवस्था है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुछ साल पहले ही 2016 में डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने अपनी किताब अकथ कहानी प्रेम की में कबीर को कवि साबित करने का प्रयास किया है। जहां तुकबंदी करने वाले अनेक लोगों को बहुत आराम से कवि मान लिया जाता है, वहीं कबीर को कवि मनवाने के लिए पुरुषोत्तम अग्रवाल को पूरी मोटी किताब लिखनी पड़ी। डॉक्टर मेहता द्वारा उठाई गई चौथी आपत्ति यह है कि यदि ईमानदार सिविल सेवकों की जाति का उपयोग बजट को चुनौती देने के लिए किया जाता है तो स्वयं विपक्ष के नेता की जाति का क्या होगा। उनका कहना है कि सवर्ण द्वारा सिविल सेवकों या मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से जाति के नाम से बुलाना एक बहुत ही कपटपूर्ण बात है। सवाल यह है कि स्वयं को अदृश्य रखने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है। मान लो कि सिविल सेवकों या मंत्रियों की जाति को सार्वजनिक नहीं किया जाता, तब ऐसे में सिविल सेवकों और मंत्रियों के पदों के समावेशी होने की सूचना कैसे मिल सकती है। इस देश में किराए पर मकान देने और दुकान पर चाय का कप पकड़ाने से पहले जाति पूछी जाती है, और आप कह रहे हैं कि सिविल सर्वेंट और मंत्री की जाति
मत पूछो। डॉक्टर मेहता की पांचवी आपत्ति यह है कि जाति को इस तरह से चिन्हित करने से एक ऐसी सार्वजनिक संस्कृति का निर्माण होता है जहां जाति का आह्वान गंभीर सोच का विकल्प बन जाता है। एक ऐसी संस्कृति में जातीय पहचान के आधार पर व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को लगातार आड़े हाथों लेना सामाजिक न्याय और स्वस्थ संस्थाओं के हित में काम नहीं आएगा। सवाल यह है कि किन लोगों के हाथों सामाजिक न्याय या स्वस्थ संस्थाओं के हित में काम हो रहा है, इसका पता कैसे लगाया जाए। यह एक गंभीर समाज वैज्ञानिक प्रश्न है। मान लीजिए कि सवर्ण जाति से जुड़े सिविल सर्वेंट अच्छा बजट बना रहे हैं और दशकों से वे ऐसा करते आ रहे हैं, तब भी यह सवाल तो पूछा ही जा सकता है कि अच्छा बजट बनाने का अवसर मुख्यतः उन्हीं को क्यों मिल रहा है। यानी पहले कमोवेश जाति के आधार पर एक घेरा बनाया गया और फिर उस घेरे के लोगों को सिखाया गया और अनुभवी होने के अवसर दिए गए, और अब कहा जा रहा है कि केवल काम देखो। क्यों भाई, उस घेरे की बनावट को क्यों ना देखा जाए जो जातिगत आधार पर बनता चला गया होगा। हालांकि अपने उसी लेख में डॉक्टर मेहता लिखते हैं कि जाति अब भी भारत की दमनकारी सामाजिक वास्तविकता है। हमारी अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में दूरगामी बदलावों के बावजूद जाति की पहचान अवसरों की संरचना करती है, भेदभाव का लाइसेंस देती है और हिंसा को उस हद तक वैधता प्रदान करती है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए अनुचित होना चाहिए। वे लिखते हैं कि जाति हमारी स्वयं की भावना को विकृत कर देती है, हमारी सहानुभूति की सीमाएं निर्धारित करती हैं, हमें बहुत सी प्रथाओं को सहन करने की अनुमति देती है जो अभी भी मनुष्यों को अपमानित करती हैं। जाति सामान्य नागरिकता, सामान्य संस्थाओं और समावेशी आर्थिक जीवन में बाधाएं पैदा करती हैं। वे लिखते हैं कि यह सच है कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के बीच इस सवाल से निपटने का एक ही तरीका है कि इस पर बात ही न की जाए, जाति के सवाल को टाल दिया जाए। वे लिखते हैं कि विशेषाधिकार प्राप्त लोग ये देखने से इनकार करते हैं कि जाति अभी भी काफी हद तक मायने रखती है। वे लिखते हैं कि यह स्वाभाविक है कि जाति राजनीतिक लामबंदी की धुरी होगी। कुछ हद तक यह होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इस पर काबू पाना है तो इसकी वास्तविकता को पहचानना होगा और उस पर विचार करना होगा। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भारतीय समाज को, हमारी अर्थव्यवस्था को और समाज को अधिक समावेशी बनाने के लिए व्यापक सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। हालांकि इसे कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए, इस पर बहस हो सकती है। यह भी स्वाभाविक है कि राजनेताओं को जातिगत अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के तरीके खोजने चाहिए, या हमें उस सिंड्रोम से बाहर निकलना चाहिए जो जाति को अदृश्य बना देता है। ऐसा लिखने के बावजूद डॉक्टर मेहता मानते हैं कि सिविल सर्वेंट्स और मंत्रियों की जातीय पहचान नहीं की जानी चाहिए, जैसे कि उनके उन पदों तक पहुंचने में जाति की कोई भूमिका नहीं रही होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर मेहता एक द्वंद्व में फंसे हुए हैं। एक तरफ वो मानते हैं कि जाति अभी भी समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अवसरों को बनाने में और आगे बढ़ने में, लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनकी जातीय पहचान नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उनकी जातीय पहचान नहीं होगी, अगर उनकी जातीय गिनती नहीं होगी, अगर लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि किन किन पदों पर बैठे हुए लोग क्या काम कर रहे हैं और उनकी जातीय पृष्ठभूमि क्या है और उनको उन पदों तक पहुंचने में जाति ने किस तरह की भूमिका निभाई है, तो फिर कौन सा वो पैटर्न हो सकता है, कौन सा वो तरीका हो सकता है, समाजशास्त्र और समाज विज्ञान का वो कौन सा रास्ता हो सकता है जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि समाज को समावेशी कैसे बनाया जाए, और समाज को समावेशी बनाने के रास्ते में जो असमावेशी तौर तरीके हैं अगर उनकी पहचान करने से भी रोका जा रहा है, तो फिर कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि समाज को समावेशी बनाया जा सकता है। एक समाज विज्ञानी के मत को आप भी अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।